नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा और आज बात करने वाले हैं आजम फैक्टर पर। जी हां, 159 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है, जिसमें चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आजम खान को भी उतारा गया है। तो ऐसे में आजम खान का जो फैक्टर है वो कितना मजबूत है, आजम खान किस तरह से चुनाव लड़ पाएंगे, चुनाव में क्या भूमिका निभा पाएंगे और उनके रहते हुए क्या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या फिर किसी और को फायदा होगा, इन सारी बातों का जिक्र आज करेंगे। और हमारे साथ संजीव जी बातचीत के लिए जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, यही सवाल कि एक आपराधिक छवि का नेता जो कि फिलहाल के लिए जेल में बंद है, उसको टिकट देना समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा एक तरह से खतरा कहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि आपराधिक छवि के नेता हैं, हम उनसे दूर ही रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, जेल में बंद हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, भारतीय राजनीति में इस तरह के दृष्टांत उदाहरणों की कमी नहीं है। जब जेल में रह करके कोई नेता चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीतता है, तो जेल में रह करके वो अगर उम्मीदवार हैं तो ये बहुत आश्चर्य की बात तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि रामपुर में ख़ास तौर पर आज़म खान की जो शख्सियत है, और यूँ कह लें कि रामपुर के बियॉन्ड जो रामपुर के इस नेता की पहचान है, वो शायद बहुत ज़रूरी लगी होगी समाजवादी पार्टी को। तभी तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, उनके पुत्र को टिकट दिया जा रहा है, जिनको टिकट दिए जाने के बाद पता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह के अटैक होने वाले हैं। पिछले दिनों मैं रामपुर में था और जिस तरह से कवरेज के दौरान मैंने महसूस किया कि वो जो दीवानापन था उनके समर्थकों में आज़म खान के प्रति, वो उनके जेल में होने की वजह से ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ा। अब जाहिर है कि जो लोग उनके समर्थक हैं उनमें ये एक इमोशनल भाव आ रहा होगा कि चलिए हमारे नेता को अंदर कर दिया गया है। ये फैक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई वो कंसोलिडेट हो रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि 2 या 4 दिन हुए थे, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आज़म, वो जेल से वापस आए थे। शनिवार को जेल से वापस आए, रविवार को वो पहुंचे थे और जिस तरह से उनका स्वागत करने के लिए वहाँ भीड़ जमा थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई जनता के लिए किसी मुद्दे के लिए लड़े थे और उसके लिए जेल गए हैं, कुछ इस तरह का माहौल लग रहा था। जबकि जी नहीं, किसी जनता के मुद्दे के लिए लड़ने की वजह से उनको जेल नहीं हुआ था। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। 100 मुकदमे, एमपी एमएलए कोर्ट, इन लोगों का अलग कोर्ट होता है, आप जानते हैं। 100 मुकदमे और एकमात्र ऐसे विधायक एमपी हैं भारत में, आपको बताऊं हिमांशु, कि उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 97 मुकदमे तो इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें 84 में एफआईआर हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे करके सबों में उनको बेल होता चला गया और जो हमारी जानकारी कहती है उसके अनुसार वो नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे और संभवतः चुनाव के पहले बाहर भी आ जा सकते हैं बेल पर। अब देखिए, फरवरी 2020 में वो अंदर गए थे और लगभग 23-24 महीने हो गए उनको। ये 2 साल का जो फासला है किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन रामपुर में कोई विकल्प नहीं सामने आया। समाजवादी पार्टी जिस तरह से वहाँ पर अपने आप को देखती है, वो बियॉन्ड आज़म खान नहीं सोच सकती है और इसीलिए आज़म खान का वहाँ होना एक्सप्लेन करता है कि भाई समाजवादी पार्टी उन्हें इस स्थिति में भी टिकट क्यों दे रही है। बगल की सीट है स्वार टांडा, वहाँ से उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को टिकट। ये दोनों सीटें जो प्रचंड वेव था भारतीय जनता पार्टी का पिछली दफ़ा, उसमें भी आज़म खान ने जीती थी, अपनी सीट भी, बेटे की सीट भी। हालांकि बेटे की सीट आप जानते हैं वो कम उम्र में लड़ गए चुनाव, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि इस सीट पर चुनाव मत करवाइए अभी, तो वो सीट अभी जो है बिना किसी प्रतिनिधि के है। लेकिन अब तो उनका उम्र हो गया तो वो चुनाव लड़ेंगे भी। तो इन दोनों को सीटों को उन्होंने जितवाया। इसके अलावा कहते हैं कि अगल बगल की कई सीटें हैं जिन पर उनका प्रभाव है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को रिपीट किया 2019 में, जब खुद एमएलए रहते हुए उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीती, करीब करीब उत्तर प्रदेश में कुछ 1 दर्जन सीटों को छोड़कर सभी पे जीत भी हुई।
लेकिन रामपुर पर नहीं हुई, आजम खान फिर जीत गए। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका रसूख कायम है अभी भी, भले वो जेल में बंद हो, लेकिन उनके समर्थक जो है ये मानते हैं कि वो सही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे। वहाँ आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर गए, तो क्या पता लगा, क्या भांप पाए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि एक नेता जो जेल में बंद है लेकिन वो क्रांतिकारी नेता बना हुआ है, लेकिन विपक्षी उसे जो है तमाम तरह से नवाजते हैं कि ये आपराधिक छवि का नेता है, या फिर इसने जो है रामपुर की जनता को कहीं ना कहीं वो सुविधाएं नहीं देने दी जो देनी चाहिए। इसके लिए आपको ना रामपुर के इतिहास को ज़रा समझना होगा। रामपुर एक ऐसी रियासत थी जो 562 रियासतें थीं जो भारत में मर्ज हुई जब आज़ादी हुई। उसमें रामपुर पहला वो रियासत था जो इंडियन यूनियन को उसने कहा कि मैं तो भारत के साथ मर्ज होता हूँ। वहाँ के नवाब थे, उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ। आज की तारीख में वो जो नवाब के वंशज हैं नूर महल में रहते हैं, और राजनीतिक रूप से 1980 के पहले उसी नवाब घराने के लोग MP MLA लगातार बनते रहे। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की सरकार आई, उस वक्त बेगम नूर बानो वहाँ से जीती। उनके दौर में उनके बेटे काजिम अली साहब जब यहाँ जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उस दौर में तो लगातार 3-4 बार वो जीते बगल की सीट से, स्वार टांडा, जिस पर अब आजम के बेटे जीत गए हैं। तो इस तरह से उसके पहले बेगम नूर बानो जीती रही, जयप्रदा से हारी, और जयप्रदा ने जब हराया तो कहा जाता है कि आजम खान की वजह से वो हरा पाई जयप्रदा, क्योंकि ऐसी व्यूह रचना उन्होंने की आजम खान ने। उसके पहले लगातार राज परिवार के लोग, जो नवाब का परिवार था, वही रिप्रेजेंट करता था रामपुर को आज़ादी से लेकर 1980 तक। लेकिन 1980 में अलीगढ़ से पढ़ के लौटे, और आजम खान वहाँ के नवासे हैं, ननिहाल है, ये खुद बिजनौर के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी हरदोई की रहने वाली हैं, लेकिन वो वहाँ के नवासे हैं। तो वो आए पढ़ करके और उन्होंने एक बारगी चैलेंज कर दिया महल को। और देखिए, सत्ता में ये बड़ा रोमांटिक आइडिया होता है कि आप महल को चैलेंज कर रहा है कोई सड़क का आदमी। आजम खान युवा रहे होंगे, 1980 की बात कर रहा हूँ, और वो चुनाव लड़ गए महल के खिलाफ सड़क पर, और ये महल की और सड़क की जो सियासत थी उसको उन्होंने आधार बना करके हरा दिया। उस वक्त पहली चुनाव में जब उन्होंने हराया, उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा इस व्यक्ति ने। उसके बाद लगातार 9 चुनाव जीते, और भारतीय राजनीति में ये आसान बात नहीं है विधायकी का, एक के बाद एक करते हुए 9 चुनाव जीत जाना 2017 तक, 1980 से लगातार। और उस वक्त वो इंडियन नेशनल लोकदल में, उसके अलावा जनता पार्टी में, माफ करेंगे लोकदल में, जनता पार्टी में, इस तरह के पार्टियों में रहे। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने ये पार्टी का गठन किया जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, तो उसके ये फाउंडर मेंबर की तरह जुड़ गए। और एक बार तो रसूख ऐसा कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के फैसले भी बदलवा दिया करते थे, इतना ज्यादा उनका पावर बढ़ गया। तो जब पावर आता है तो आप जानते हैं कि करप्शन भी साथ में आता है। तो कहते हैं कि इन्होंने वहां बहुत से आम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, और यूनिवर्सिटी जब बनाया इन्होंने, एक जौहर यूनिवर्सिटी करके बनाया है, वो एक्ट के अनुसार बना हुआ है, लेकिन सर्वे सर्वा ये खुद ही हैं और इन्हीं का परिवार है। अली जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, और उस में 12.5 एकड़ ज़मीन ही केवल सरकार से मिली, लेकिन आज 500 एकड़ ज़मीन कहते हैं इनके कब्जे में है, और वो आसपास के किसानों की ज़मीनें थीं। इन्होंने मार्केट बनवाया। लोग कहते हैं नाराज़गी नजर आई क्या वहाँ पे? बिल्कुल, मैं गाँव में गया और वहाँ पे कुछ लोग जिनकी ज़मीनें ले ली गई, पैसे नहीं दिए गए थे, उनसे भी मुलाकात, हालांकि उसकी संख्या कम थी और ज़्यादातर लोग पा चुके थे पैसा, ऐसे मुझे बताया गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जिनकी ज़मीनें अंदर हैं, उस अहाते में है जो यूनिवर्सिटी का है अहाता। अब देखिए क्या है कि कोई लार्जर गोल है, वो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी बन गया है तो ज़्यादा लोग खुश हैं। कमज़ोर लोग जो हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गई थी वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बातें हुई। उन्होंने कुछ उस तरह से वहाँ पर दबाव बनाया कि ज़मीन दे दो, तो स्थानीय प्रशासन ने लोगों को दबाया। उन्होंने मार्केट प्लेस बनाए, मार्केट प्लेस मॉल्स बनाए, उसमें भी कई बार ज़मीनें ली गई। कुछ लोगों को जो ज़ाती तौर पर इनके खिलाफ खड़ा होना चाहते थे उन्हें सप्रेस किया गया, कहते हैं कि फंसाया गया कई दफ़ा उनको। तो उस कारण से अचानक से जब इनके ऊपर केसेस होने लगे, और आप जानते हैं जब तक गवाह ना हो तो केस तो गिर जाएगा, गवाह आते चले गए, और ये संभव हो पाया 2017 के बाद। और उन्हीं गवाहियों का नतीजा है कि आज की तारीख में इतने मामलों में वो
अंदर चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी रामपुर में जहां इनकी तूती बोलती थी, आज विरोध करने वाले तैयार हैं। हमारी मुलाकात वैसे लोगों से हुई जो जैसे आकाश सक्सेना वहां से, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उनके बारे में आपको बताऊं, केवल ये अभी मेंशन करना उचित रहेगा कि 100 जो केस हुए हैं उसमें से 30 ऑड केसेस जो हैं उन्होंने अकेले इन पर दर्ज कराए हैं और सब में गवाहियां हुई हैं। और आज उन्हीं सब केसेस की वजह से जो लोग सोच नहीं सकते थे कि रामपुर में कभी जेल जा सकते हैं आजम खान, वो जेल गए। और यकायक विश्वास नहीं हुआ था लोगों को उस दिन जब ये खबर आई थी। फिर लोगों ने पहले पता किया, कंफर्म किया, और तब जाकर के ये स्थिति भी थी कि वहाँ मिठाइयाँ बटी अच्छा, थी। जिसकी वजह से आजम खान जेल गए, अब चुनावी मैदान में वही उनके सामने खड़े हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ना कुछ सोच रही है, कुछ रणनीति के तहत प्रत्याशी अपना उतारा है। तो ऐसे में आजम खान का होना चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट ना पहुंचा दे इन सब चीज़ों के मद्देनज़र। भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय स्तर पर एक मजबूत उम्मीदवार मिला है आकाश सक्सेना के तौर पर। शिव बहादुर सक्सेना उनके पिता मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो खुद भी वकील हैं, और वो कानून के ज्ञाता हैं। वो लॉ की डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हमारे राजनीति में हैं, वो कई वकीलों से ज़्यादा कानून जानते हैं, तो उसी प्रकार की उनकी शख्सियत है, वो नेता हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कई केसेस उनके ऊपर जो किए हैं और उन केसेस को हल्का करने की कोशिश की जाती रही। जैसे कहा गया कि भैंस चोरी का केस लगा दिया है, कि बकरी चोरी का केस लगा दिया, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम क्या ये कर सकते हैं। उनके बेटे का, अब्दुल्ला का, जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन बात है कि जब अगर मेरे पास भैंस है और मेरी भैंस ही आप ले लेंगे, तो मैं तो भैंस की चोरी का ही लगाऊंगा ना। मेरे खटाल का, जहां मैं भैंस बांधता हूं, अगर उसकी जमीन ले लेंगे और भैंस को बोलेंगे लेके चले जाएंगे, तो क्या केस बनेगा। तो इस तरह के मामले हैं, हल्के मामले हैं। आजम खान भैंस चोरी करेंगे ये तो नहीं है विश्वास होने में, लेकिन इस तरह के मामले भी हैं। दूसरा एक और बात सामने आई कि कई मामले एक के बाद एक हिमांशु दर्ज किए गए सीरीज में। कभी रात में एक साथ 5 केस दर्ज कर दिए गए, कभी दिन में एक साथ 2 केस दर्ज कर दिए गए, 8 केस दर्ज कर दिए गए। इससे क्या हुआ कि उस प्रोसेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया है कि एक बारगी पिछले 3 साल में किसी व्यक्ति के ऊपर 100 केस कैसे दर्ज हो जा सकते हैं, जब उसके पहले उसके पास 8 या 9 केसेस ही थे। क्योंकि आजकल तो सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आजम खान के ऊपर पहले 8 या 9 केसेस, अब अचानक से 100 केसेस। तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है? और इसी भावना को वहां पर उनके समर्थक बताते हैं। प्लॉटिंग, इसकी प्लॉटिंग की जा रही थी, मतलब काफ़ी समय से लगता है ऐसा कि आजम खान को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, क्योंकि एक कद्दावर नेता, जैसा कि आपने बताया, रसूख है उनका, जेल में रहते हुए रसूख है। तो ऐसे में ये फैक्टर भी निकल कर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टारगेटेड मोड में है, और जो भी नेता समाजवादी पार्टी के हों या फिर किसी अन्य दल के हों, उनको टारगेट कर रही है, ताकि जो उनका दबदबा है, जो एक सियासी रसूख है उनका, वो खत्म हो जाए। आप उसे टारगेट कहें, मैं कहूंगा राजनीतिक विरोध करने का हक है भारतीय जनता पार्टी को। पहले भी लड़ती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर थी, बीएसपी लड़ती थी, तो लड़ाई तो उनके खिलाफ कांग्रेस लड़ती थी। नवाब काजिम अली उनके हमेशा से विरोधी रहे, जो आज की तारीख में नवाब हैं। आज की तारीख में वो कांग्रेस के उम्मीदवार उनके खिलाफ हैं, रामपुर में आजम खान के, वो लड़ते रहे हमेशा। और उन्होंने ही पिछली बार वो स्वार टांडा बगल की सीट से लड़ रहे थे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ, और वहां पर उन्होंने ही उठाया था ये मसला कि ये जो उम्मीदवार है सपा का, जिसका नाम अब्दुल्ला आजम है, ये 25 साल का नहीं है। और उन्हीं के उठाने के बाद इन्होंने केस को उठाया, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और फिर ये केस जो है अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका विरोध नहीं होता है। जब आप बहुत मजबूत हो जाते हैं तो आपका विरोध का एक वर्ग हो जाता है, लेकिन अगर विरोध बढ़ गया तो आप जेल में चले जाते हैं। और विरोध अगर कंट्रोल में रखते हैं आप, तो आप वहां पर काबिज रहते हैं। अब देखिए क्या है कि आजम खान केवल रामपुर के हैं क्या, या उनका प्रभाव क्षेत्र केवल रामपुर का है? अखिलेश यादव ने क्या सोचा है? आजम खान रामपुर से हैं, रामपुर मुरादाबाद डिवीजन का पार्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर, ये 3 डिवीजन आते हैं। 71 सीटों में 51 सीटों के ऊपर इन 3 डिवीजन्स मिलाकर के जो बनते हैं, उस पर अभी भारतीय जनता पार्टी है। तो मुस्लिम जो मतदाता हैं, उनके अंदर इस भावना को मैंने देखा है कि देखिए, ये अपराधी नहीं है, ये एक राजनेता हैं। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ये इनको आप मुख्तार अंसारी के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इनको आप
अतीक के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ये तो एक प्रॉपर वहाँ से चुनाव जीतने वाला, चुनाव लड़ने वाला एक नेता है, और आपने उनको अंदर किया है क्योंकि जैसा आपने कहा टारगेटिंग हुई है। ये बात कह रहे हैं तो इस पूरे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, इस पूरे तीनों जो मंडल है उसमें मैं सहारनपुर भी गया, वहाँ भी इस बात को लोग चर्चा में ला रहे थे कि देखिए आजम साहब को ये अंदर कर दिया गया है। मैंने एक बात और देखी, ओवैसी हर जगह जा रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो रामपुर जाते हैं, बगल के मुरादाबाद गए, वो रामपुर नहीं जाते हैं। नहीं, उनको तो ये कहा जाता है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। खैर वो तो हाँ, तो वो तो आते ना फिर, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत करते, अगर आपकी ही बात से चले। लेकिन आजम खान से आकर के और टकराने की जरूरत उन्होंने भी नहीं समझी, वजह जो भी रही हूं, लेकिन आज तक भाई वो वहीं जाते हैं जहां मुसलमानों की संख्या 50% या 40% के आसपास हो। वहां तो है 50% के आसपास रामपुर सीट पर है, तो नहीं जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ से एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। आजम खान अपने क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से जो है राजनीति करते हुए आए हैं। विकास की क्या स्थिति आपने वहाँ पर देखी, और क्या लोग विकास से प्रभावित हैं वहाँ के, इसलिए उनका समर्थन करते हैं, या फिर वजह सिर्फ ये है कि वो एक कद्दावर नेता हो गए हैं इसलिए लोग कहीं ना कहीं उनके साथ जाना पसंद करते हैं? देखिए, 9 बार कोई अगर विधायक रहेगा और जरा भी करेगा तो बदलाव तो आपको दिखेगा। बिल्कुल सही। वो तो आप मान कर चलिए। अब उसको आप विकास बोल रहे हैं, अच्छा नेता बोल रहे हैं। वहाँ की सड़कें ठीक मुझे दिखी जो मोटे तौर पर जो होती हैं, वहाँ बेरोजगारी की समस्या उसी प्रकार दिखी जैसे कि होती है दूसरी जगहों पर, और कुछ संस्थान बने हुए मुझे दिखे जो कि एहसास कराते थे कि यहाँ का आदमी बहुत मजबूत है। जैसे उन्होंने गेट्स बनवाए हैं रामपुर में बड़े बड़े, जिसके नीचे से गुजरते हैं लोग, बड़े बड़े आलीशान गेट्स, बुलंद दरवाज़ा जिस तरह से है। अब वो अपनी मजबूती और अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने नवाबों के गेट तोड़ दिए और बोले रामपुर की जो पहचान नवाबियत से है मैं उसको बदलूंगा। उनका ध्यान रोजगार, लोगों की समस्या पर ही हमेशा रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने दिमाग से उनको लगा कि अगर डेवलपमेंट बोल सकते हैं तो उन्होंने कराया। उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, उन्होंने सड़कें अच्छी की, उन्होंने जो मार्केट प्लेसेस बनाए और बेहतर ज़िंदगी देने का उनको वादा किया लोगों को। और एक तरह से देखिए, वो जो एक समय के साथ विकास होता है उतना आपको दिखेगा, लेकिन जो जिंदगी बेहतर हो जाना रामपुर के लोगों की, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री ये रहे, 9 बार रहे, और वो एकदम चमक गया हो, सैफई हो गया हो रामपुर, ऐसा तो नहीं था। आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में क्या आजम खान का जो रसूख रहा, जो उन्होंने विरासत बनाई है, राजनीतिक विरासत जो बनाई है, क्या उसे उनके बेटे आगे ले जा पाएंगे? आपको लग रहा है कि उनमें वो दमखम नजर आ रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो मौका है उनके पास, ये बड़ा अच्छा मौका है। पिता जेल में और एक समर्थन है सेंटिमेंटल, खुद उम्मीदवार हैं, बाहर आ गए हैं, और एक बार विधायकी छिन गई है, बन गए थे, छिन गई है। एक ऐसे लेवल पे खड़े हैं जहां पे उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं है, उनके खिलाफ वही केस है कि आपने उम्र कम दिखाया था और वो मामला लंबित है। तो वो बड़े सधे हुए अंदाज में बोलते हैं और करीब करीब आजम खान के ही स्टाइल में उनकी बातचीत करने का लहजा है। और एक पॉलिटिकल फैमिली में जो लड़के होते हैं वो काफ़ी पहले परिपक्व हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा उनकी ठीक है, एमटेक किया है उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसे में जाहिर है कि एक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो और जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे, आपने देखा जेल से निकलने के बाद वो लखनऊ गए, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई उनकी। अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इंश्योर कर लिया कि सीटें जो हैं वो हमें ही मिलने जा रही हैं। बाहर आए, इंटरव्यू उसके 2-3 दिन बाद मैंने किया, तो मैंने कहा कि अब आप लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा जी नहीं, अभी तो मैं लड़ने नहीं जा रहा हूं, अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है। तो परिपक्व हो चुके हैं वो, और मौका भी बड़ा बढ़िया है। और एक चीज़ बहुत गजब है, अब देखिए मुझे समझ नहीं आती है इसके पीछे गणित था या क्या। सितंबर में बेल हो गया था उनको, महीना चल रहा अभी जनवरी का, अभी निकलने का क्या मतलब था? जमानतदार आए ही नहीं थे। मुझे बताया गया वहां पे कि जमानतदार इस आजम परिवार ने दिया ही नहीं कि वो बेल से निकले, वो जेल से निकले। वो मौके का इंतजार कर रहे थे क्या? और आते ही थोड़ा इमोशनल टच, एक वीडियो सामने आया। हाँ, और उसके तुरंत बाद मेरा इंटरव्यू उनके साथ जो था वो उस वीडियो वो ऑनलाइन उन्होंने एड्रेस किया था लोगों को, अपने समर्थकों को, उसके तुरंत 10 मिनट के बाद था। तो उसमें आकर उन्होंने मुझे बोला
कि बड़ा अच्छा साधन है ये। देखिए 2 साल में अंदर रहा, बहुत कुछ बदल गया है। वो जेल में थे, जाहिर है पता तो चल रही होंगी, लेकिन साक्षात तो बाहर थे नहीं। तो अब देखिए ये कितना अच्छा है कि आप बोले, और देखिए 10 मिनट हुए हैं, 32,000 लोगों ने मुझे अभी तक देख लिया है और लाइव में इतने लोग जुड़े हुए थे। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, उन्होंने बोला। प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन उसी में वो भावनात्मक, उन्होंने मतलब एक तरह से वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। और मैंने भी जब प्रश्न किया था कि जब आप बाहर निकल रहे थे जेल से, अपने पिता के साथ आप सीतापुर जेल में थे, जो बगल में थोड़ी दूर, तो आप क्या बोला आपके पिताजी ने आपको? तो उसमें थोड़ा सा रुआंसा, थोड़े से इमोशनल होकर के उन्होंने कहा। लेकिन ये जो इमोशन उसके कुछ 15 मिनट पहले जो उन्होंने एड्रेस किया था और उस वक्त जो आया, उसका व्यापक असर उनके समर्थकों पर हुआ होगा, ऐसा मान के बहुत आसानी से चला जा सकता। तो कुल मिलाकर जो हमारा आज का टाइटल भी था कि यूपी चुनाव में आजम फैक्टर, तो कुल मिलाकर आजम फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी के हित में ही रहने वाला है। और 2022 का चुनाव रामपुर में इसलिए भी खास है क्योंकि ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है अपने तौर पर। केवल रामपुर का ये आजम फैक्टर जो है, ये उनके ही हित में रहने वाला है, सपा के, ऐसा नहीं है, भाजपा के लिए भी हित में रहने वाला। हाँ, ये सवाल मैंने किया था कि क्योंकि दोनों अपनी अपनी ताकतें लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ध्रुवीकरण का भी मामला है, पोलराइजिंग फैक्टर है ना। हाँ। और ये तमाम वोटों का जो गोलबंदी होगा, जो गैर सपा वोट है, देखिए क्या होता है, चुनाव हिमांशु वही जिताता है जो फ्लोटिंग वोट होता है, बिल्कुल, है ना। तो 25, 15, 10% जितने भी वोट हैं वो फ्लोटिंग वोट, उनको जो अपनी तरफ में आखिर में कर लेता है वो चुनाव जीत जाता है। वरना बाकियों के तो डिफाइंड वोट्स हैं कि भाई चलो ये जातियों के आधार पर या धर्म के आधार पर बटे हुए वोट है। लेकिन कुछ जो जातियों और धर्म की सीमा से अलग हट करके एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं, वही वोट इलेक्शन देते हैं और इलेक्शन जीतते हैं और हारते हैं। तो क्या है कि बीजेपी को गोलबंदी करने के रूप में आजम फैक्टर है, वो सामने रखते हैं कि देखिए 100 केसेस जिनके खिलाफ हैं उनको इन्होंने टिकट दिया है, बहुत धड़ल्ले से बोल रहे हैं। तो ये फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को भी मददगार होगा। और ये केवल रामपुर में नहीं बोल रहे हैं, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं। बिल्कुल, कैराना वाले नाहिद हसन की बात वो केवल कैराना में थोड़ी कर रहे हैं, वो तो लखनऊ में भी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं, इनको आप कानूनी और वो सब नैतिकता उनसे अलग हटकर के राजनीतिक रूप से देखिए, तो ये दोनों पक्ष को फायदा और नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जो है जिक्र इस बात का भी हो जाता है कि अब्बा जान, और फिर उसके बाद जो है तमाम तरह की जो है चर्चाएं परिचर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आजम फैक्टर इस बार खास तो रहने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों की टक्कर हो रही है, तो दोनों के लिए खास रहने वाला है। लेकिन चुनावी परचम जो है कौन लहराता है, कौन जीत पाता है, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।